स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान शुरू करने से पहले इसकी कुछ मूल जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान क्या होता है? प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुण इत्यादि का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान के तीन प्रकार मुख्यतः होते हैं: भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान हमें पढ़ना है, जानकारी सभी को करते हैं क्योंकि इंटर सिलेबस में सभी होता है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक हैं न्यूटन। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे कि शरीर की बनावट, कार्यप्रणाली तथा प्रत्येक मानव शरीर के अंग के बारे में जानकारी करना। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान शुरू करने से पहले इसकी कुछ मूल जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान क्या होता है? प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुणों इत्यादि का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। नंबर एक, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? और जीव विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तीनों पर थोड़ी थोड़ी नज़र देख लेते हैं क्या होता है। भौतिक विज्ञान पदार्थ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे प्रकाश, प्रकाश के अंतर्गत आ सकता है क्या? यांत्रिक, ऊष्मा, ध्वनि और चुंबकत्व। चुंबकत्व के अंतर्गत चुंबकत्व की विभिन्न शाखाओं का अंतर्गत इसके हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करेंगे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। भौतिक विज्ञान के आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को माना जाता है। यानी भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन हैं। नंबर दूसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे शरीर की बनावट, कार्यप्रणाली तथा शरीर के प्रत्येक अंगों के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। नंबर थ्री है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुण आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ का गुण लेना है, उसमें आयन पता करना है, अणु पता करना है, परमाणु पता करना है, यौगिक के आकार पता करने हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो रसायन विज्ञान के जनक लेवासिये हैं और कहीं कहीं पर इनका पूरा नाम एंटोनी लिवोजियर कहा जाता है। यानी लेवासिए लेवोजियर एक ही शब्द है। लेवोजियर हिंदी में उच्चारण होता है, लेवासिए इंग्लिश में पढ़ने में आता है। तो आइए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी बेस पर। भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी बेस पर पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी विषय सूची पर हम देखते हैं कि विषय सूची में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमें पढ़ना है वैद्युत आवेश, चालक तथा विद्युतरोधी। यानी यहीं से हमको देखना पड़ता है कि पेपर में कहाँ से क्या पूछा सकता है। इसी सिलेबस के आधार पर, इसी हेडिंग के आधार पर पेपर में पूछा जाता है। तो पहली हेडिंग इसमें क्या है? वैद्युत आवेश। चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में, यानी पाठ का जो नाम है उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैद्युत आवेश हमें हेडिंग में पढ़ना ही है हम, तथा उसके क्षेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आया है वैद्युत। वैद्युत क्या होता है? जैसे कि जाड़े के मौसम में स्वेटर पहनते हैं, तो देखते हैं स्वेटर को जब अंग से उतारते हैं तो उसमें कुछ चट चट की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी रेशे कुछ लगे होते हैं, शरीर में आकर्षण का कुछ गुण अनुभव प्राप्त करते हैं। वही क्या कहलाता है? वैद्युत कहलाता है। वैद्युत शब्द की खोज सबसे पहले थेल्स ने शुरू की।
यानी कि थेल्स के आधार पर वैद्युत को परिभाषित किया गया। और इसके बाद इन्होंने कुछ लकड़ियों के माध्यम से यानी कुछ वस्तुओं के माध्यम से, कुछ द्रव्य के माध्यम से वैद्युत तथा उनके क्षेत्र के बारे में बताया। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक एम्बर का द्रव्य है, एम्बर एम्बर एक धातु होती है जिसको ऊन से रगड़ने पर ये प्राप्त हुआ कि अगर हम इसके सामने यानी कि एम्बर के सामने किसी हल्की वस्तु को लेकर जाएं, जैसे कि छोटे छोटे कागज़ या भूसे के तिनके को लेकर जाएं, तो वो उसमें चिपक जाते हैं। चिपकने का मतलब आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार से और भी कई वैद्युत के रूप में प्रयोग किए। वैद्युत को समझने के लिए यहाँ पर फिगर बनाया गया है और फिगर के माध्यम से वैद्युत को स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से हम वैद्युत को समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेशम के धागे से एक कांच की छड़ को लपेटकर बांध दिया गया है, दूसरे वाले में रेशम के धागे से प्लास्टिक की छड़ को बांध दिया गया है, और तीसरे वाले में कांच की छड़ को रेशम के धागे से बांध करके कुछ प्रयोग किया गया है जिसके माध्यम से वैद्युत शब्द को समझाया गया है। जैसे कि इसमें क्या किया गया है, रेशम के धागे में कांच की छड़ को रखा गया है। अब कांच की छड़ में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ, प्लस का मतलब यहाँ पर धनावेश है। अब इसके बाद यहाँ पर रेशम का धागा है, यहाँ पर प्लास्टिक की छड़ है, और बताया गया है कि प्लास्टिक की छड़ पर क्या है, ऋणावेश है। तो यहाँ पर कुछ आकर्षण के गुण और कुछ प्रतिकर्षण के गुण स्पष्ट किए जाएंगे, जिसके माध्यम से हमें आवेश के दो प्रकार समझ में आएंगे कि आवेश में धनावेश होता है और आवेश में ऋणावेश होता है। देखते हैं कि किस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पर कांच की छड़ को स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर ये रेशम के धागे से रखा जाएगा, यानी ऊन से अगर इसको रगड़ कर रखा जाएगा या किसी वस्तु से, किसी द्रव्य से रगड़ कर रखा जाएगा, तो कांच पर हमेशा धनावेश रहेगा। इसी प्रकार से प्लास्टिक पर क्या रहेगा, ऋणावेश रहेगा। और देखते हैं इसके आगे धनावेश और ऋणावेश के माध्यम से। जैसे यहाँ पर देखा गया है कि ये यहाँ पर दिखाया गया है प्लस और यहाँ पर दिखाया गया है प्लस। प्लस और प्लस देखा जाए तो एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। ये इस फिगर के लिए कहा जा रहा है कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो यहाँ पर प्लस और प्लस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और एक दूसरे से दूर होने का मतलब है कि प्रतिकर्षित हो रहे हैं। यानी इसमें कैसा बल आरोपित हो रहा है, इसमें प्रतिकर्षण बल आरोपित हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्लास्टिक की छड़ है और प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश, और यहाँ पर भी प्लास्टिक की छड़ में ऋणावेश है, और यहाँ पर ऋणावेश ऋणावेश, ऊपर की प्लेट पर भी, ऊपर की छड़ पर भी ऋणावेश और नीचे की छड़ पर भी ऋणावेश को दिखाया गया है। यहाँ पर भी कैसा गुण अनुभव हो रहा है, यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों दूर जा रहे हैं, यानी कि प्रतिकर्षित हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर प्लास्टिक की छड़ को रखा गया है और यहाँ पर कांच की छड़ को रखा गया है। प्लास्टिक की छड़ पर होता है ऋणावेश, कांच की छड़ पर होता है धनावेश। तो ऊपर वाले कांच के छड़ को धनावेश कहा गया है, नीचे वाले प्लास्टिक के छड़ को ऋणावेश कहा गया है। और धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि आपस में क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि इसमें आकर्षण बल का अनुभव हो रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल किस तरीके से प्राप्त होता है। जैसे कि प्लस जहाँ पर लिखा रहेगा वहाँ पर हम कहेंगे कि ये धनावेश है, और माइनस जहाँ पर लिखा रहेगा वहाँ पर हम कहेंगे कि ये ऋणावेश है। तो प्लस को प्लस क्यू के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। आवेश, आवेश अभी परिभाषित किया जाएगा। आवेश को व्यक्त करते हैं किससे, क्यू से। तो यहाँ पर प्लस क्यू मिलेगा तो हम समझेंगे कि धन आवेश है, माइनस क्यू मिलेगा तो हम समझेंगे कि ऋण आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अभी नोट्स में लिखाया जाएगा। तो ये इतना हो गया धनावेश और ऋणावेश। थोड़ी सी जानकारी और देते हैं, जैसे कि प्लस और प्लस,
यानी कि ये पहला धनावेश है और ये दूसरा धनावेश है। तो अगर समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि ये सजातीय आवेश हैं। अगर विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि विजातीय आवेश हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करनी है कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होते हैं। समान प्रकार के आवेश जैसे कि प्लस प्लस भी हो सकता है और माइनस माइनस भी हो सकता है। तो ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, यानी समान प्रकार के हैं, ये सजातीय आवेश है। माइनस है तो ये भी माइनस है, ये भी क्या है, समान प्रकार का आवेश है। तो इस प्रकार के आवेश को कहा जाएगा कि ये सजातीय आवेश है। इसी प्रकार से है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश होते हैं विपरीत प्रकार के आवेश। विपरीत प्रकार के आवेश का मतलब है अगर पहला ऋण आवेश है तो दूसरा कैसा आवेश होगा, दूसरा होगा धन आवेश। तो ये कैसा है, विपरीत प्रकार का आवेश है। तो विपरीत प्रकार के आवेश को कहते हैं विजातीय आवेश। अगर पहला प्लस है तो दूसरा हो जाएगा माइनस, यानी कि अगर ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो विपरीत प्रकार का आवेश है। विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो कहा जाएगा कि ये विजातीय आवेश है। तो नोट्स शुरू करते हैं। पहला नोट्स में हेडिंग होगा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का उद्गम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हुआ है। यानी दो इस प्रकार से कण रहेंगे, एक कण ये हुआ, एक कण ये हुआ, दोनों स्थिर रहेंगे, दोनों में एक प्रकार का बल अनुभव किया जाएगा। या तो वो आकर्षण बल हो सकता है या तो वो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। किसके आधार पर, या तो सजातीय आवेश के आधार पर या तो विजातीय आवेश के आधार पर। तो सबसे पहले हम जिसके अंतर्गत पाठन कार्य प्रारंभ करेंगे उसे जानते हैं क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दा गुरुजी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और नोट शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी दो प्रकार के आवेश होंगे, वो सजातीय हो सकते हैं, विजातीय हो सकते हैं, समान प्रकार के हो सकते हैं, विपरीत प्रकार के हो सकते हैं। दोनों ही क्या रहेंगे, जैसे एक प्लस आवेश दूसरा माइनस आवेश, दोनों ही क्या हैं, स्थिर हैं। अब ये एक आवेश उत्पन्न करेंगे, आवेश के माध्यम से एक बल उत्पन्न करेंगे। या तो वो आकर्षण बल हो सकता है या तो वो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो आकर्षण बल कब हो सकता है, जब वह विपरीत प्रकार का आवेश हो, अर्थात विजातीय आवेश हो। और ये क्या कर सकता है, और अगर यही समान प्रकार के आवेश होते, यानी दोनों धनावेश होते या दोनों ऋणावेश होते, सजातीय आवेश होते, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता। अब शुरू करते हैं। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो। वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। कांच के छड़ पर क्या होता है, धनात्मक आवेश, और प्लास्टिक के छड़ पर ऋणात्मक आवेश। जैसे कि अभी फिगर में देखा गया था, रेशम के धागे से प्लास्टिक को लटकाया गया था, प्लास्टिक को बांधा गया था और रेशम के धागे से बांधा गया था कांच की छड़ को। कांच की छड़ पर धनावेश और प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश प्राप्त हुआ था। तो जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चालक किसे कहते हैं। जैसे कि अभी तक पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं कि चालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह होता है, उसे चालक कहते हैं। जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं।
परंतु यहाँ पर चालक को आवेश के माध्यम से पढ़ना है, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगे कि चालक की परिभाषा आवेश के माध्यम से दी जा रही है, वैद्युत का कुछ कण या कुछ गुण उसमें अनुभव किया जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। जैसे कि धातुएं, मानव, पृथ्वी, इसमें विद्युत के गुण अपने में से यानी कि आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। विद्युत रोधी क्या होता है? जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, अर्थात उच्च प्रतिरोध लगाना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत रोधी कहलाता है। जैसे कांच, प्लास्टिक, नायलॉन, इन सभी में आवेश के गुण तभी संभव होते हैं जैसे इसमें आवेश के गुण नहीं हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हम सरकंडे से यानी कि बिल्ली की समूर यानी बिल्ली की खाल को यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो वहाँ पर आकर्षण के गुण प्राप्त मिलेंगे। इस प्रकार से विद्युत रोधी को समझा जा सकता है और नोट्स में इसको कंप्लीट कीजिए। अब विद्युत रोधी के बाद चैप्टर पे आते हैं और देखते हैं कि विद्युत रोधी के बाद हमें क्या पढ़ना है। चालक और विद्युत रोधी। चालक और विद्युत रोधी के बाद हमें स्पष्ट करना है कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन हमें सिर्फ समझना है कि प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है। इसमें सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जब हम किसी सरकंडे की गोली से किसी आवेशित प्लास्टिक की छड़ को स्पर्श करते हैं तो उसमें कुछ आवेश सरकंडे की गोली पर स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु की और इसके बाद कहा जा रहा है कि विद्युत रोधी स्टैंडों पर दो धातु के गोले ए व बी चित्र के अनुसार रखे हुए हैं। जैसे ये दो गोले रखे हुए हैं, एक पर ए है, ए पर है ऋण आवेश और बी पर क्या है? धन आवेश। अब यहाँ पर आवेश के माध्यम से हमें देखना है कि प्रेरण किस प्रकार से उत्पन्न होता है। इसके पश्चात इसमें क्या किया जाता है? एक धनावेश क्षण को इस गोले के माध्यम इस गोले से थोड़ी सी दूर पर संपर्कित किया जाता है। थोड़ी सी दूर का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को संपर्कित नहीं करते, यानी कि थोड़ा सा भी इसमें दोनों में संपर्क नहीं रहता है। अब इसमें प्रेरण किस प्रकार से समझा जाए? जैसे कि धातु के गोले को रख दिया गया और दो गोलों में एक में ऋण आवेश दूसरे में धन आवेश, और यहाँ से एक प्रेरण के लिए बाहर से एक कांच की छड़ को या एक धनावेश को गोले के संपर्क में लाया जा रहा है। गोले के संपर्क में ला रहे हैं, इस क्षण में धनावेश और ऋणावेश का अनुभव नहीं, इसमें क्रॉस लगाया गया है। तो ये क्या करेगा? अगर ऋण आवेश रहेगा यानी ये ऋण आवेश से मिलेगा तो आवेश क्या करेगा? प्रतिकर्षण का गुण अनुभव करेगा। और अगर यही यहाँ पर प्लस आवेश हो, यहाँ पर माइनस हो तो ये आकर्षण का गुण अनुभव करेगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर संपर्कित किया जाता है यहाँ पर कोई भी गुण अनुभव नहीं होता है, यानी यहाँ पर प्रतिकर्षण का गुण अनुभव होने का प्रयास होता है। जैसे कि हटाने पर यहाँ पर देखा जाए जितने माइनस आवेश थे प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, माइनस आवेश यहाँ पर आ गए। तो ये जो माइनस आवेश आए हैं ये कुछ ही क्षण प्रतिकर्षण के पश्चात साम्य स्थापित करते हैं और साम्य स्थापित करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो माइनस आवेश प्लस आवेश, माइनस आवेश प्लस आवेश, माइनस आवेश प्लस आवेश, यानी जितने ऋणावेश हैं उतने ही धनावेश हैं। जितने स्थान पर यहाँ पर ऋणावेश दिखाए जा रहे हैं उतने ही स्थान पर यहाँ पर धनावेश दिखाए जा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि ये किसके कारण संभव हुआ? तो कहेंगे यह प्रेरण के कारण संभव हुआ, यानी आवेश की वह मात्रा जिसके आधार पर क्षण पर यहाँ देखा जाए कि साम्यावस्था के गुण प्राप्त होते हैं, प्रेरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब है आवेशों का योग। अब आवेशों यानी कि कई आवेश यहाँ पर हैं,
कल्पना करते हैं कि यहाँ पर कितने आवेश हो सकते हैं। जैसे कि कोई एक निकाय है, यहाँ पर है +Q1, यानी Q1 Q2 Q3 कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा आवेश है +Q2, तो यहाँ पर एक आवेश, दो आवेश, ऐसे कई आवेश डॉट डॉट हो सकते हैं। n आवेश, तो यहाँ पर लिख लेते हैं +Qn आवेश। यहाँ पर हम धनावेश भी ले सकते हैं और ऋणावेश ले सकते हैं। हेडिंग का नाम है आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब योग। योग का मतलब है जैसे कि कोई चर राशि ली जाए x, y, z और कहा जाए कि इनकी योज्यता निकालिए, यानी इनका योग कीजिए, तो हम कहेंगे x + y + z। इसी तरीके से आवेश को समझना है। माना कोई आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, तो कहेंगे आवेशों की योज्यता कैपिटल Q या स्मॉल q = Q1 + Q2। यही क्या कहलाएगा? आवेशों की योज्यता। हम कह सकते हैं n आवेशों के निकाय के लिए कि माना n आवेशों का निकाय है जिनके लिए आवेशों की योज्यता कैपिटल Q या स्मॉल q = +Q1 +Q2 +Q3 डॉट डॉट कितना कर सकते हैं, +Qn कर सकते हैं। योज्यता का मतलब है योग। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि +Q आवेश ही रहे। जैसे कि हो सकता है -Q1 आवेश, +Q2 आवेश, -Q3 आवेश। अब कहा जाए कि इनकी योज्यता करके दिखाइए, तो हम कहेंगे कि Q = -Q1 प्लस, और उसके बाद +Q2, फिर प्लस -Q3, यानी इन आवेश को हम क्या करेंगे, नाम क्या है, योज्यता है। हमको क्या करना है, सिर्फ जोड़ लेना है। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा प्लस, यानी योज्य कर दिया, योग कर दिया। फिर +Q2, प्लस में है तो प्लस में लिख दिया गया है, माइनस में है तो माइनस लिख दिया गया है। यही कहलाता है आवेशों की योज्यता। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत आवेश संरक्षित है। इसको हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, वैद्युत आवेश संरक्षित है। अगर हम थोड़ा बात करें ऊर्जा संरक्षण के नियम की, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करी जा सकती है। इसी प्रकार से आवेश को भी पढ़ना है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है। अब ना इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही धन आवेश है तो और ज़्यादा धन आवेश इसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं, ना कि उत्पन्न कराए जा सकते हैं, ना कि नष्ट कराए जा सकते हैं। देखते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। यहाँ पर प्रायोगिक रूप में आवेश को समझने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की सहारा, इलेक्ट्रॉन का मदद लिया जाएगा, जो इसकी क्या होगी, मूल इकाई होगी। ये हमेशा इसके आवेश के क्या होती है, गुणज होती है। यानी कि पढ़ा होगा कि आवेश Q = 10th में Ne होता है और आवेश का मात्रक SI प्रणाली में क्या होता है, कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E = 1.6029192। ये प्रायोगिक रूप में लिखा गया है। अगर हमको कोई भी क्वेश्चन लगाना होगा तो वहाँ पर लिखेंगे E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को व्यक्त करेंगे कैपिटल C से। और नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं, कूलाम नियम। आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम का नियम क्या है, अब वो देखा जाता है। कूलाम के नियम को स्पष्ट करते हैं कि क्या, तो देखते हैं कूलाम नियम क्या होता है। कूलाम नियम किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझते हैं क्या बताया जा रहा है। दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लेते हैं कि माना दो आवेश, स्थिर आवेश कौन कौन से हैं, Q1 व Q2। माना दो बिंदु आवेश, पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश है
Q2। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा? आकर्षण बल कब उत्पन्न होगा? प्रतिकर्षण बल कब उत्पन्न होगा? आकर्षण बल तभी उत्पन्न होगा जब विजातीय आवेश हों। यानी अगर यहाँ पर समझना हो कि ये दोनों आवेश आकर्षण गुण उत्पन्न करते हैं तो हम कहेंगे एक धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, यानी कि विजातीय आवेश हैं। अगर प्रतिकर्षण को समझना है तो कहेंगे दोनों ही सजातीय आवेश हैं, यानी ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक है, ये ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक आवेश है। क्या कहा जा रहा है कि आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दो आवेश दोनों ही मात्राओं के गुणनफल के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश है Q2। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो आवेश पर लगता है बल, और बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का ये हो गया निशान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इज प्रपोर्शनल। अनुक्रमानुपाती किसके होता है? आवेशों की मात्रा के। तो आवेश पहला है Q1, गुणनफल है दूसरे के, तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 इंटू Q2। इक्वेशन समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरी कंडीशन है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? उत्पन्न आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो हम कहेंगे F इज प्रपोर्शनल। F इज प्रपोर्शनल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। तो दूरी होती है, दूरी है कितनी? r। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/r। r का वर्ग कर लेते हैं तो यहाँ समझ में आता है कि F इज प्रपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों को किसके बराबर हम देख रहे हैं? F के। अगर इकट्ठा किया जाए F इज प्रपोर्शनल, यहाँ पर Q1 इंटू Q2, यानी कि Q1 Q2 1/r²। अगर मल्टीप्लाई कराएं तो r²। तो F इज प्रपोर्शनल Q1 Q2/r²। पूरे भौतिक विज्ञान में या किसी भी विज्ञान में प्रपोर्शनल लगा रहे तो प्रपोर्शनल हटाया जाता है, और प्रपोर्शनल को हटाने के लिए एक नियतांक निर्धारित किया जाता है, जिसे हम मान लेते हैं कि पहला नियतांक क्या है? k है। तो प्रपोर्शनल हटेगा, इक्वल लगेगा और एक नियतांक आएगा, और नियतांक क्या है? k। और k के बाद जो है उसको इनटू में कर करके नोट कर लिया जाएगा Q1 Q2/r², जहाँ के नया वर्ड आया है के, अपने आप से आया। के क्या है? नियतांक है, जिसका कूलाम ने प्रयोग के माध्यम से मान रखा है k इज इक्वल टू 1/4πε0। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू k के स्थान पर प्रयोग का मान, प्रायोगिक मान रखते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट, और अगर यहाँ पर कोई परावैद्युतांक रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट के बाद के जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। के स्थान पर रखना है 1/4πε0। तो यहाँ पर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², यही इतना होता है कूलाम नियम। और जैसे कि हम जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन को व्यक्त करेंगे या प्रदर्शित करेंगे कैपिटल N से। k इज इक्वल टू 1/4πε0। अब इसके बारे में बात की जाए तो 1/4πε0 का मान निर्धारित किया गया है कि इसका मान होता है 9 × 10⁹, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो प्रति को हम माइनस में दिखाते हैं, यानी इसे पढ़ेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और माइनस को पढ़ेंगे प्रति कूलाम स्क्वायर। और इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग।
अब इसी कूलाम नियम में हम देखते हैं कि कूलाम नियम का सदिश संकेतन किस प्रकार से होता है, यानी कि सदिश रूप में निरूपण बहुत ही आवश्यक होता है। सदिश रूप में निरूपण समझते हैं किस प्रकार से सदिश रूप का निरूपण होता है। यहाँ पर सदिश रूप के निरूपण के लिए कुछ स्थितियाँ दिखाई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिगर दिखाया गया है कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश है जिसका मान है Q1, दूसरा बिंदु आवेश है Q2। अब दो आवेश हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो इसमें हम आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण अपने आप से बता सकते हैं कि किस प्रकार से आकर्षित हो सकते हैं और किस प्रकार से प्रतिकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सजातीय आवेश अगर हो जाएं तो ये प्रतिकर्षित हो जाएंगे, अगर विजातीय आवेश हो जाएं तो ये आकर्षित हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो कुछ गुण दिखाए गए हैं। यहाँ पर प्रतिकर्षण के दो कंडीशन इसी के माध्यम से निकाली गई है और दूसरा गुण दिखाया गया है यहाँ पर आकर्षण से। सबसे पहले दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश पर बल आरोपित हो रहा है। यहाँ पर फिजिक्स में पूरे बुक में जहाँ पर गाढ़े शब्द दिखाई दें, गाढ़े लेटर दिखाई दें, उन्हें हम कहेंगे कि वेक्टर निरूपित किया गया, यानी F12 लिखा है लेकिन हम पढ़ेंगे वेक्टर F12, यानी यहाँ पर इसका सदिश निरूपण किया गया है। इसी प्रकार से वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और यहाँ पर जो बल उत्पन्न हो रहा है वो वेक्टर F21 है। यहाँ केंद्र O है, O से Q1 आवेश की दूरी वेक्टर R1 है, O से Q2 आवेश की दूरी वेक्टर R2 है। दो कंडीशंस दिखाई गई हैं और इसी के आधार पर इसको समझना है। जैसे कि मान लिया जाए कि Q1 अगर आवेश है तो वहाँ पर बल का उत्पन्न होना संभव है। कैसे बल? प्रतिकर्षण या आकर्षण बल। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के बल उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम नियम के सदिश संकेतन में कि माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं जिनकी केंद्र से दूरी या केंद्र O से दूरी वेक्टर R1 व R2 है। Q1 पर बल आरोपित होगा F12 और Q2 पर Q1 के द्वारा Q2 पर बल आरोपित होगा और Q2 के द्वारा Q1 पर। तो देखा जाए तो Q2 ने Q1 पर बल आरोपित किया है F12 और Q1 ने Q2 पर आरोपित किया है बल वेक्टर F21। तो इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें बल को आरोपित किया जाएगा। अगर हम 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो इसका सदिश होगा वेक्टर R21। अगर हम 2 से 1 की ओर जाएंगे तो उसे यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, वो होगा R12 और R12 बराबर होगा R1 माइनस R2। अभी इसको पूरा समझेंगे कि किस प्रकार से इसको समझना है। तो आइए शुरू करते हैं कूलाम नियम का सदिश स्वरूप। उससे पहले बताना चाहूँगा कि यदि द गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कूलाम नियम का सदिश संकेतन। कूलाम नियम के सदिश संकेतन में नोट्स में आप फिगर को ही देख करके लिखने का प्रयास कीजिए, इसीलिए हमने नोट्स में नहीं लिखा है। केवल समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए कि हमें पूरा समझ में आ जाए और हम कैसे लिखें। जैसे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हो गया, इसमें फिगर बन गया, अब फिगर से ही हमको लिखना है। इसमें लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश, यहाँ पर पहला आवेश है, इस आवेश को कहेंगे Q1, यहाँ पर दूसरा आवेश है Q2। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं। केंद्र O से Q1 आवेश की दूरी वेक्टर R1 तथा केंद्र O से आवेश Q2 की दूरी वेक्टर R2 है। यहाँ पर बल आरोपित होगा, आवेश उत्पन्न होंगे तो आवेशों में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आएगा। तो यहाँ कहेंगे Q1 से Q2 की ओर आरोपित बल F21 है तथा Q2 से Q1 की ओर बल आरोपित बल F12 है। 1 से 2 की ओर स्थित सदिश वेक्टर R21 है और वेक्टर R21 का मतलब है R2 माइनस R1। सबसे पहले सदिश का निरूपण ही समझते हैं। 1 से
टू की ओर आरोपित स्थित सदिश। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 से, यानी ये पहला पार्ट है 1 बोलेंगे, और ये दूसरा पार्ट है इसे बोल देते हैं 2। 1 से 2 की ओर स्थित सदिश, 1 से 2 की ओर स्थिति सदिश। देखें तो क्या बनेगा स्थित सदिश, यहाँ पर बनेगा, पहले फिगर में दिखाया गया है कि वेक्टर R21 इज इक्वल टू होता है R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद 1 से 2 की ओर तो देख लिया गया, अब 2 से 1 की ओर देखते हैं। यहीं पर लिख लेते हैं इसी प्रकार यहाँ पर लिखते हैं कि 2 से 1 की ओर स्थित सदिश। देखते हैं यहाँ की स्थित सदिश क्या होगी। देखते हैं 1 से 2 की ओर R21 है, तो 2 से 1 की ओर इसका विपरीत होगा, यानी कि R12 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर R12। अब देखते हैं वेक्टर R21 बराबर R2 माइनस R1 है, तो R12 बराबर होगा R1 माइनस R2। बात समझ में आ गई पूरी तरीके से। अब यहीं पर थोड़ा अलग बताते हैं। अगर हम स्वेच्छा से अपने अनुसार माइनस कॉमन करें, माइनस कॉमन करने पर क्या होता है, जो माइनस वाला होता है वो प्लस में लिखा जाता है, और जो प्लस वाला होता है वो माइनस में लिखा जाता है। अब देखिए इसे लिखा क्यों गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया माइनस और R2 माइनस R1। अब यहीं पे लिख देंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से कुछ घटना यहाँ पर घटित होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर R12 इज इक्वल टू, यहाँ पर लास्ट में आया है माइनस और R2 माइनस R1। R2 माइनस R1, R21 बराबर है R2 माइनस R1, यानी जहाँ पर लिखा हुआ है R2 माइनस R1 वहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर R21। तो यही चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। ये तो हमें फिगर से पता करना है कि 1 से 2 की ओर हल कर रहे हैं कि 2 से 1 की ओर। अभी हमने 1 से 2 की ओर हल करने के लिए स्थित सदिश प्रयोग किया है R21 बराबर R2 माइनस R1, और 2 से 1 के लिए R12 बराबर R1 माइनस R2, और दोनों की तुलना की गई तो R12 बराबर निकल कर आया माइनस R21। अब इसको हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से लगा सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए 1 से 2 है, अगर 2 से 1 करना हो तो निशान क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। यानी R12 बराबर R21 करना है तो माइनस लगा देंगे। अच्छा ये बताइए, अगर R21 पहले से लिखा रहे तो 21 को 12 लिखना होगा तो क्या करेंगे, 12 से 21 बना, निशान लग गया माइनस का। 21 से 12 बनाना हो तो निशान लगा देंगे माइनस का। यानी कि अगर इसको विपरीत दिशा में रखना है तो विपरीत के लिए क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। तो हमें दोनों तरीके से जानकारी रखनी है कि R12 बराबर होता है माइनस R21, और वेक्टर R21 बराबर होता है माइनस वेक्टर R12। आगे चलते हैं। अभी हमने जस्ट अबाउट फ्यू मिनट पढ़ाया कि कूलाम नियम क्या है। कूलाम नियम का जो फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और ये क्या है, इसका मात्रक है। इसे नहीं बोला जाएगा, जब पूछा जाए कि बल का मात्रक क्या होगा तो बताएंगे न्यूटन होता है। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पर हम लगाते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे Q2 से Q1 की ओर आरोपित बल, क्योंकि आवेशों के माध्यम से हमें बल का ही पता करना है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, हमें यहाँ पर आरोपित बल किसके आधार पर लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा कूलाम नियम से। और कूलाम नियम हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ Q2 से Q1 के स्थित सदिश को बताना है। और स्थित सदिश कब बता सकते हैं, जब उसमें सदिश की बात हो। तो क्या यहाँ पर सदिश की बात है, नहीं है। सदिश की बात होने का मतलब किसी राशि में वेक्टर का चिन्ह लगाया गया है, नहीं लगाया गया है। इसका मतलब अभी ये सदिश नहीं है, अभी सिर्फ ये क्या है, कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम का ही सदिश संकेतन करना है। तो फिगर में बताया गया था कि Q2 से Q1 की ओर आरोपित बल करे तो कितना बल आरोपित होगा, वेक्टर F12। तो जहाँ पर F लिखे हैं वहीं पर लिखेंगे जो बल आरोपित हुआ है वो वेक्टर F12 है। और 2 से 1 की ओर स्थित सदिश क्या बनेगा, तो हमने लिखा कि 2 से 1 की ओर जो स्थित सदिश बनेगा वो होगा वेक्टर R12। तो R की जगह पर हो जाएगा R12। एक छोटी सी जानकारी, कभी भी सदिश निरूपण जब किया जाता है तो उसके साथ सदिश के लिए उसी राशि में एकांक सदिश का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि R12 लिखा गया है तो R12 का एकांक सदिश होगा R12 कैप। इसे कहा जाता है कि ये एकांक सदिश है, ये स्वेच्छा से अपने आप जोड़ा जाएगा, क्योंकि नियम है कि किसी भी सदिश पर एकांक सदिश का होना आवश्यक होता है। इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम बात करेंगे Q2 से Q1 के लिए तो कर लिए हैं, अब Q1 से Q2 की ओर देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि Q1 से Q2 की ओर आरोपित बल। अब यहाँ पर अगर विचार किया जाए तो Q1 से Q2 की ओर आरोपित बल क्या है, F21। F21 कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे F21 इज इक्वल टू, जैसे कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हम F की जगह पर 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो F21 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 आवेश तो दोनों वही हैं, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है। तो यहाँ पर R का पता लगाना पड़ेगा कि R स्क्वायर की जगह पर R12 का स्क्वायर रहेगा कि R21 का स्क्वायर रहेगा। तो 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर जाते हैं, 1 से 2 की ओर जाते हैं तो स्थिर सदिश क्या होता है, वेक्टर R21। तो जहाँ पर लिखा हुआ है R स्क्वायर वहीं पर लिखेंगे R21 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम वेक्टर का प्रयोग करेंगे और वेक्टर के साथ एक सदिश यानी कि एकांक सदिश वेक्टर लगाएंगे। जितना यहाँ पर R21 लिखा रहे वेक्टर में उतना ही हम लिखेंगे कैप में अपने इच्छानुसार, क्योंकि नियम कहता है कि जिसका सदिश वेक्टर होता है उसी का एकांक सदिश आरोपित करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड के आगे चलते हैं। अभी हमने सदिश का निरूपण किया कि सदिश में 2 से 1 को अगर 1 से 2 करना हो तो निशान लगाते हैं माइनस का, यानी कि हमें ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है F21 का वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिखा है Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर है, इसे हमें बनाना है R12 का स्क्वायर। R21 है तो हम यहाँ पर आगे सबसे लगा देते हैं माइनस 21। अब क्या बन जाएगा 12, और 12 के बाद यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर, और सदिश 21 है तो 21 से अप्लाई हो जाएगा 12। निशान किसका लगाने पर, माइनस का। जो 21 होता है वो 12 स्थापित हो जाता है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड की, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से।
समीकरण 2 में है क्या? समीकरण 2 में लिखा गया है कि F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 का कैप। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के बाद समझने लायक है। माइनस के बाद मैच कर रहा है F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर और उसके बाद R12 का कैप। ये किसके बराबर है? ये बराबर है F12 के बराबर है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लिखेंगे F12। यही है कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का निरूपण। यहीं से हमको 3 बिंदुओं के बारे में कुछ स्पष्ट करना है। जैसे कि यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि F21 से कितना हो गया है, F12 करने के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा, यानी कि Q1 से Q2 की ओर जो बल आरोपित होगा उसके विपरीत दिशा में, यानी कि Q2 से Q1 की ओर बल आरोपित उतना ही बल आरोपित होगा, केवल चिन्ह लग जाएगा किसका? माइनस का। थोड़ा बात करते हैं फिगर की, कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप की। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप की 2 घटनाएं हमको लिखनी है। पहली घटना लिखनी है, देखिए यहाँ फिगर में दिखा गया कि ये तीर का निशान बाहर की ओर जा रहा है, ये तीर का निशान बाहर की ओर जा रहा है और कंडीशन बताई गई है कि ये बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और प्रतिकर्षित किस घटना में कर सकते हैं वो नीचे बताया गया है। कहा गया है कि जब Q1 का मान Q2 का मान दोनों के गुणनफल का मान 0 से ग्रेट, Q1 Q2 इज ग्रेट, 0 से बड़ा रहेगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे या दोनों में प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा बिंदु आवेश देखा जाए, Q1 इंटू Q2 का मान अगर लेस रहेगा 0 से लेस होने का मतलब है -1 -2 -3, यानी माइनस में मान अगर प्राप्त होता है Q1 इंटू Q2 का, तो हम देख रहे हैं दोनों तीर के निशान अंदर की ओर आ रहे हैं। अंदर की ओर आने का मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो अगर प्रतिकर्षण कराना है तो Q1 Q2 इज ग्रेट 0, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड में लिखेंगे, अगर आकर्षण कराना है तो Q1 Q2 का मान इज लेस 0, यानी कि मान माइनस में रख देंगे। आवेश का मात्रा कम कर देंगे तो मान कम हो जाएगा, आवेश की मात्रा अधिक कर देंगे तो प्रतिकर्षण होने लगेगा। नेक्स्ट हेडिंग है बहुल आवेशों के बीच बल, यानी बहुत ज़्यादा आवेश हैं और उनके बीच बल आरोपित हो रहा है, उनका हमको सूत्र का निगमन करना पड़ेगा। तो उसके सूत्र के निगमन के लिए सबसे पहले हमें एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है या अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं। किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिशों के बराबर होता है। किसी आवेश पर, जैसे कि कोई एक निकाल लिया जाए यहाँ पर और बिंदु आवेश है, इस तरीके से इसको रख दिया जाए। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, यहाँ पर Q5 है। ऐसे कोई आवेश ले लिए जाएं और किसी एक, हम जानते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल संभव होता है। तो यहाँ पर कई आवेश हैं तो बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की मात्रा भी अधिक हो सकती है। तो किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण ये Q1 Q2 पर, Q2 के कारण Q1 पर बल, Q3 के कारण Q1 पर बल, Q4 के कारण Q1 पर बल, Q5 के कारण Q1 पर हमें बल प्राप्त हो सकता है। तो कह रहे हैं कि किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण, अन्य कई आवेशों के कारण उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के, जैसे कि Q2 से Q1 पर बल क्या होगा आरोपित, अभी अभी कूलाम के सदिश नियम के स्वरूप में बताया गया। होगा कितना? Q2 से Q1 के लिए F12, Q2 से Q3 से Q1 के लिए F13, Q4 से Q1 के लिए F14, Q5 से Q1 के लिए आरोपित बल F15। तो इस तरीके से यहाँ पर कई बल आरोपित होंगे। तो कह रहे हैं कि जिसके लिए ये बल आरोपित हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? Q2 से Q1 पर, Q3 से Q1 पर, Q4 से Q1 पर,
तो F12 से जितने इसके अलावा जितने भी बल मिलेंगे उनका हम क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। यानी F12 इज इक्वल टू, और कौन सा बल मिला है, बल मिला है F13। तो यहाँ पर नोट करेंगे F13 और इनका क्या करेंगे, सदिश योग। F13 और कौन सा बल मिला है, F14 प्लस और कौन सा बल मिला है, F15। इसी तरीके से n प्रकार के बल मिलेंगे तो उनको हमको अध्यारोपण के आधार पर ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हेडिंग लिखेंगे बहुल आवेशों के बीच बल, और ये फिगर बनाएंगे। और फिगर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, केंद्र O है और O के बाद यहाँ पर एक बिंदु आवेश है Q1, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है Q2, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है Q3। इसी तरीके से और भी बल आरोपित होंगे, केवल 3 आवेशों के मध्य से यहाँ पर बहुल आवेशों को समझाया जाएगा। जब 3 आवेशों के मध्य समझ में आ जाएगा तो हम n आवेशों के मध्य समझ सकते हैं। तो Q1, Q2, Q3 3 बल आरोपित किए गए हैं और उसके माध्यम से कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप को लगा करके बहुल आवेशों के बीच बल के लिए सूत्र का निगमन करते हैं। तो O से Q1 की दूरी वेक्टर R1, इसके बाद O से Q2 की दूरी वेक्टर R2, या स्थिर सदिश कह सकते हैं। O से Q3 आवेश की दूरी वेक्टर R3। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर फिगर से ही सब कुछ लिखेंगे। हेडिंग लिखेंगे बहुल आवेशों के बीच बल, इसमें लिखेंगे माना आवेशों का एक निकाय Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn है जिस पर बल आरोपित होता है। अब यहाँ पर बल किस प्रकार से आरोपित होगा वो यहाँ से समझेंगे, या इसके पहले हम समझ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए Q2 से Q1 के कारण आरोपित बल कितना है, वेक्टर F12, और Q3 से Q1 के कारण आरोपित बल कितना है, F13। इसी तरीके से O से Q1 के कारण आरोपित बल क्या है, यानी केंद्र से Q1 पर कितना बल आरोपित होगा, वेक्टर F1। तो सभी आवेश, जितने भी आवेश हैं वो Q1 पर ही आरोपित हो रहे हैं। एक Q2 से Q1 के कारण आरोपित हो रहा है, एक Q3 से Q1 के कारण आरोपित हो रहा है। किस पर आरोपित हो रहा है, आवेश Q1 पर। आवेश Q1 पर बल कितना है, वेक्टर F1। तो बाकी सब में हम क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। देखते हैं इसके आगे। तो पहले Q2 से Q1 की ओर बल आरोपित करते हैं, और इतना बल हमने लिख लिया है कि कूलाम के सदिश नियम से। इसमें हमने लिखा है कि Q2 से Q1 की ओर आरोपित बल, कितना बल आरोपित होता है, F12 अभी जस्ट पढ़ा गया। F12 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। इसी प्रकार यहाँ पर Q2 से Q1 के लिए निकाला गया तो निकल गया F12। अब निकालते हैं Q3 से Q1 के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे Q3 से Q1 के कारण आरोपित बल। तो कितना बल आरोपित होगा, Q2 से Q1 के लिए F12 बना है, Q3 से Q1 के लिए बनेगा वेक्टर F13। F12, F13, F14 ऐसे लगातार बनाते चले जाएंगे। F13 बराबर क्या होगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q2 Q1 आवेश था तो Q1 Q2 हो गया, यहाँ पर Q3 Q1 आवेश है तो हो जाएगा Q1 इंटू Q3 अपान यहाँ R12 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा R13 का स्क्वायर और R13 का कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी प्रकार यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि बहुल आवेश हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर निकायों की संख्या कितनी है, n है। क्योंकि हमने शुरू में कहा कि माना आवेश के निकाय Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट कितने हैं, Qn हैं।
तो यहाँ पर Q2 से Q1 की ओर और Q3 से Q1 के लिए अब निकाल लेते हैं डॉट डॉट कहाँ तक, Qn से Q1 के कारण आरोपित बल। अब ये देखते हैं कितना बल आरोपित करते हैं। तो Q2 Q1 हो गया, Q3 Q1 हो गया, डॉट डॉट Qn पे पहुँचे हैं। तो Q1 के लिए कितना बल आरोपित करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q1 था, Q1 Q2 हो गया, Q3 Q1 था, Q1 Q3 हो गया, Qn Q1 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Qn इंटू Q1 अपान R12 का स्क्वायर R13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R1n का स्क्वायर और R1n का कैप। इक्वेशन नंबर हो जाएगा डॉट डॉट थर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, और यहाँ पर देखेंगे में लिख देते हैं, में अध्यारोपण का सिद्धांत लगाने पर। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है, सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न बलों को योग कर देता है, यानी सभी को हमको जोड़ लेना है। तो बल का कारण कौन है, बल का कारण है Q1। Q1 से उत्पन्न बल क्या है, वेक्टर F1। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर F1 इज इक्वल टू जितने बल आरोपित हुए हैं। कितने बल आरोपित हुए हैं, यहाँ पर वेक्टर F1 आरोपित हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 आरोपित हुआ है, तो लिख लेंगे वेक्टर F13 डॉट डॉट इसी प्रकार आरोपित हुआ है वेक्टर F1n, तो यहाँ पर लिख लेंगे वेक्टर F1n। यही है बहुल आवेशों के बीच उत्पन्न बल के लिए व्यंजक। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें मिल सकता है F1 इज इक्वल टू F12 का मान कितना है, F12 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर। F13 का मान है Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। यही बहुल आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक है। अब इसको हम सिग्मा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा के रूप में प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 का मान, वेक्टर F12 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 का कैप। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे प्लस और F13 का मान रखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस और F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 का कैप। इसके बाद क्या करते हैं, प्लस डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्लस डॉट डॉट प्लस, यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, और लिखा है F1 वेक्टर F1n इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Qn अपान R1n का स्क्वायर R1n का कैप। अब इसी को हम सिग्मा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कैसे, यहाँ पर लिखते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल टू, सभी चीज़ में कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है कॉमन। क्या और कुछ कॉमन है एक चीज़ और है, सभी में है Q1 Q1 Q1, तो हम यहाँ पर इंटू Q1 को कर लेते हैं बाहर। इसके बाद जो बचा है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर Q1 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कॉमन कर लिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कॉमन कर लिया गया है, तो इतना निकल गया। तो यहाँ पर बचेगा Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 का कैप, और उसके बाद प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q1 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 का कैप, प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा जाएगा, Q1 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कॉमन कर लिया गया है। यहाँ पर आएगा Qn अपान R1n का स्क्वायर R1n का
कैप ब्रैकेट क्लोज। अब इसके आगे पहले बात को समझिए। बात को ये समझना है कि हम किसी चीज़ को सिग्मा के रूप में कैसे लिखते हैं। सिग्मा का मतलब ये क्या है, सिग्मा इसका मतलब होता है सभी पदों का योग। पहले इसको हमको समझना पड़ेगा किसी चीज़ को सिग्मा के रूप में कैसे लिखा जाए। जैसे लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn। अब कहा जाए कि इसको सिग्मा के रूप में लिखो तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा लिखने के बाद यहाँ पर देखें क्या ऐसी चीज़ है जो सब जगह एक ही बार आई है। यहाँ देखें x x x x, यहाँ पर लिख लेंगे x। इसके बाद ऐसा चीज़ देखेंगे क्या ऐसा चीज़ है जो क्रमबद्ध है, जैसे कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 डॉट डॉट, यानी एकदम क्रमबद्ध है। तो उसके स्थान पर अगर वो नीचे है, अपर साइड लोअर साइड में है तो लोअर साइड में, यानी जहाँ पर रहे वहीं पर क्या लिख देंगे 1 2 3 डॉट डॉट एन के स्थान पर लिख देंगे आई। और यहीं पर सिग्मा के नीचे लिखेंगे आई। जो लिखा गया है वो कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 डॉट डॉट एन तक। तो यहाँ लिखेंगे आई का मान 1 से लेकर के कहाँ तक है एन तक। इसे ही कहा जाता है सिग्मा के द्वारा निरूपण। आइए देखते हैं सिग्मा द्वारा निरूपण इसमें कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेक्टर F1 इज इक्वल टू Q1 का 1 में मल्टीप्लाई Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा दिमाग से, थोड़ा शांत से। जैसे कि हमने कहा कि हमको इसको पूरे को लिखना है सिग्मा के रूप में। अब सिग्मा के रूप में कैसे लिखें, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं सिग्मा। सिग्मा लिखने के बाद शुरुआत करते हैं कैसे इसको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो Q2, सबसे पहले Q Q Q, सब जगह क्या है Q, तो हम लिख लेते हैं Q। उसके बाद क्या है 2 3 डॉट डॉट यानी क्रमबद्ध है, तो यहाँ पर I लिख देंगे। और हमें पता है कि I की शुरुआत कहाँ से हुई है 2 3, यानी 2 से हुई है कहाँ तक n तक, तो यहाँ लिख देंगे 2 से n तक। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है, पहले देखा जाए तो लिखा है अपान, फिर लिखा है R12 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे R1। और जहाँ पर 2 है वहाँ पर क्या लिखा गया I लिखा गया, तो R1I का स्क्वायर और R12 की जगह पर I का कैप। अब ये पूरा हो गया सदिश निरूपण किसके द्वारा, सिग्मा के द्वारा। यही है बहुल आवेशों के बीच बल।